ठीक है, शुरू करेंगे। पहली क्लास है आपका। पेपर कौन सा है ये मेरे को आइडिया नहीं है। कैटलिस्ट, सॉलिड स्टेट एंड सरफेस केमिस्ट्री नहीं। हाँ, कैटलिस्ट, सॉलिड स्टेट एंड सरफेस केमिस्ट्री शायद फिजिकल केमिस्ट्री है आपकी। फिजिकल केमिस्ट्री का फर्स्ट यूनिट मेरे को बता देंगे अगर कोई इसको पढ़ा रहा होगा तो। एसिड बेस एंड इलेक्ट्रोफाइल्स, न्यूक्लियोफाइल्स एंड कैटलिस्ट। बेसिकली हमारा फोकस आज का टॉपिक है एसिड बेस। सबने पढ़ा हुआ है और खूब पढ़ा हुआ है ना। 11th में पढ़ा हुआ है, 12th में पढ़ा हुआ है, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में डिटेल में पढ़ा हुआ है, फाइनल ईयर में पढ़ा हुआ है। इसलिए हम रिकॉल करेंगे चीजों को जो यहाँ काम आएंगी। केमिस्ट्री में सब्सटेंसेस को उनके रिएक्शन करने के तरीके के आधार पे दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एसिड्स एंड बेसिस। एसिड्स एंड बेसिस का जनरल जो थॉट था शुरू में कि आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे विच सब्सटेंस इज एसिड, विच सब्सटेंस इज बेस। तो जनरली हम किसी भी चीज को क्लासिफाई करने के लिए अपने 5 सेंसेस के ऊपर डिपेंड करते हैं, है ना। बाय सीइंग, बाय स्मेलिंग, बाय टेस्टिंग, बाय हियरिंग और बाय टच। तो केमिकल्स के लिए भी हमने इन्हीं सेंसेस का यूज किया और हमने देखा कि जो चीजें टेस्ट करने में खट्टापन देती हैं, खटास का एहसास कराती हैं, दे आर एसिड्स। जो चीजें टेस्ट करने पे कड़वी और कसैली लगती हैं, जिनकी वजह से मुंह ड्राई हो जाए या कड़वा हो जाए, वो कहलाएगी आपको बेस। पर साइंस में 5 सेंसेस हमेशा यूजफुल नहीं होते। बहुत सारे एसिड्स ऐसे हैं जो पॉइजनस हैं, बहुत सारे एसिड्स ऐसे हैं जो बहुत स्ट्रांग हैं, बहुत सारे बेसिस भी ऐसे हैं। सो सेंसेस के बेस पे क्लासिफिकेशन क्वालिटेटिव तो हो सकता है, क्वांटिटेटिव नहीं हो सकता ना। व्हाट इज क्वालिटेटिव एंड व्हाट इज क्वांटिटेटिव? क्वालिटेटिव मीन्स आइडेंटिफिकेशन बेस पे। To identify something, what is this, is called qualitative analysis. क्वांटिटेटिव एनालिसिस या क्वांटिटेटिव का मतलब होता है कितना एसिड है तो कितना है, कितना पावर है इसके। सो सबसे पहला सिस्टमैटिक अटेम्प्ट किया आर्हेनियस ने। पहली थ्योरी हम पढ़ते हैं आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। आर्हेनियस ने कहा substances which give H3O plus, that is H plus, in aqueous solution are acids, acid की definition। और substances which give OH minus, that is hydroxy ion, in aqueous solution are bases। एक्वस सॉल्यूशन मैंडेटरी है। पानी में घुलने पर जो पदार्थ हाइड्रोनियम आयन देते हैं वो एसिड है, जो हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं वो बेस है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप HCl को पानी में घोलते हैं तो HCl H3O प्लस और Cl माइनस देता है। क्योंकि ये H3L दे रहा है इसलिए ये क्या है, एसिड है, अकॉर्डिंग टू अरेनियस। NaOH जनरली आप वाटर में डिसॉल्व कर दीजिए तो ये आपको Na प्लस देगा और OH माइनस देगा, सो इट इज अ बेस। इस थ्योरी का बेनिफिट क्या था? फायदा ये था
कि ये थ्योरी बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करती है गुड एक्सप्लेनेशन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड और बेस के उदासीनीकरण या न्यूट्रलाइजेशन को ये थ्योरी बहुत बढ़िया एक्सप्लेन करती है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, न्यूट्रलाइजेशन इज द रिएक्शन बिटवीन H plus ion produced by acid and OH minus ion produced by base. Hence, it forms H2O. Correct. इस न्यूट्रलाइजेशन का हमने जो यूज किया वो क्या यूज है? हमने ये देखा कि द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन फॉर strong acid and strong base is always constant, that is 57.1 kilojoule per mole। जब भी आप HCl का रिएक्शन कराइए NaOH के साथ, रिएक्शन होगा, बनेगा NaCl एंड वाटर, लेकिन एंथैल्पी चेंज न्यूट्रलाइजेशन जो होगा वो -57.1 किलो जूल होगा। आप HCl को बदल दीजिए, HNO3 कर दीजिए, बेस NaOH रहने दीजिए, रिएक्शन होगा, NaNO3 बनेगा, वाटर मॉलिक्यूल आएगा, स्टिल डेल एच की वैल्यू क्या रहेगी? 57.1। आप एसिड HCl ले लीजिए, बेस बदल के KOH कर दीजिए, KCl बनेगा, H2O होगा, डेल एच अभी भी आपका -57.1 किलो जूल ही रहेगा। तो किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कराने पर या न्यूट्रलाइजेशन होने पर उसका जो एंथैल्पी चेंज होता है, हीट इवॉल्व होता है, जितनी एनर्जी बाहर निकलती है, दैट इज ऑलवेज फिक्स्ड। अब इसका क्या मतलब है, ये कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप इसको एक्सप्लेन करेंगे किसके बेस पे? आर्रीनियस के कॉन्सेप्ट के बेस पे कि एक्चुअल में एसिड बेस कुछ भी ले लो, रिएक्शन तो यही हो रहा है। मैं एक एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना जाए। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। करेक्ट। मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। से हम ले रहे हैं पहला रिएक्शन। पहले रिएक्शन में हमारा HCl रिएक्शन करता है NaOH के साथ और ये बनाता है NaCl एंड H2O, और हम कह रहे हैं कि भाई डेल एच यहाँ पे है -57.1 कोई भी एसिड और बेस लेने पे। HCl को आयनाइज कीजिए वाटर में, जैसे ही ये डिसॉल्व होगा ये H प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा, NaOH Na प्लस और OH माइनस में टूट जाएगा, बनने वाला प्रोडक्ट NaCl Na प्लस और Cl माइनस में टूटेगा, लेकिन H2O H प्लस और OH में नहीं टूटता क्योंकि ये एक आयनिक कंपाउंड नहीं है। इस रिएक्शन को चेक कीजिए तो Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस कैंसिल करने पे क्या बचता है? H प्लस OH माइनस H2O, डेल एच की वैल्यू -57.1 किलो जूल पर मोल। आप कोई भी एसिड बेस लीजिए, फाइनल रिएक्शन सेम होगा। तो एक्चुअल में न्यूट्रलाइजेशन के जो रिएक्शन बाहर से देखने पे डिफरेंट एसिड और बेस दिखाई दे रहे हैं, एक्चुअल में उनके रिएक्शन को इनसाइड व्यू जो देखने पे, इनसाइड देखने पे पता चलता है कि उन सभी में रिएक्शन कॉमन रिएक्शन हो रहा है कि H प्लस इज रिएक्टिंग विथ OH माइनस टू प्रोड्यूस अ वाटर मॉलिक्यूल
Therefore, if the reaction is same in all the reactions, or if the reaction is same in all neutralization process, enthalpy change should be constant or should be the same way, should have the same value. तो ये आपका पहली थ्योरी है। अब इस थ्योरी के डीमेरिट्स क्या क्या है, कमी क्या क्या है? सबसे बड़ी कमी जो है वह है दिस थ्योरी इज रेस्ट्रिक्टेड टू ए सिंगल सॉल्वेंट, दैट इज वाटर। किसी भी चीज के एसिड या बेस होने का एक्सप्लेनेशन केवल वाटर के सॉल्यूशन में ही दिया जा सकता है इस थ्योरी के बेस पे। इट मींस इसके हिसाब से H2SO4 100% कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एसिडिक है, ये एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। सोडियम हाइड्रोक्साइड या कोई बेस अमोनिया बिना पानी के भी बेसिक है, ये एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। तो इन एनी अदर सॉल्यूशन or in anhydrous condition, acidity and basicity of a substance cannot be explained by Arrhenius theory. This is the biggest drawback कि ये limited है केवल aqueous solution पे। So this is your explanation of first theory. Screenshot ले लें। ठीक है। Now comes the second theory. सेकेंड थ्योरी ज्यादा डिटेल्ड थ्योरी है ना, हम उसको 4 दिन भी पढ़ सकते हैं, पर नहीं। ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी, ब्रॉन्स्टेड लॉरी concept of acid and base. Sometimes it is also called classical theory of acid and base. So this theory is based on transfer of H plus ion, H plus प्रोटॉन बोलते हैं हम, पर इस बात को याद रखा जाना चाहिए कि when we say proton in chemistry, particularly in chemistry, not nuclear chemistry, other than nuclear chemistry, proton means होता है electronless hydrogen atom, not the proton of nucleus। ठीक है, इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ लें कि जब जब हम केमिस्ट्री में प्रोटॉन वर्ड यूज करेंगे, it is H plus ion, which means electronless hydrogen atom। तो ये थ्योरी है बेस्ड ऑन ट्रांसफर ऑफ H plus, that is proton। इस थ्योरी के हिसाब से H plus donor are acid, H plus acceptors are base। ठीक है। For example, if HCl reacts is dissolved in water, it forms H3O plus and Cl minus. So HCl is giving H plus to H2O, so it is acid 1। ये ले रहा है प्रोटॉन, so it is base 1। रिवर्स प्रोसेस में जिसने प्रोटॉन ले लिया, प्रोटॉन लेने के बाद H3O प्लस बना और प्रोटॉन देने के बाद HCl Cl में बदल गया, अब रिवर्स में ये वापस कर देगा। तो अब ये एसिड 2 और ये बेस
टू जैसा बिहेव करेगा। सो एक और रिएक्शन आप देख सकते हैं, अमोनिया को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो इससे बनता है फोर NH4 प्लस प्लस OH- आयन। देख के लगता है कि इस बार प्रोटॉन डोनर है H2O, यानी एसिड 1, और जिसने लिया वो बेस 1। इस बार ये रिटर्न करेगा तो ये होगा एसिड 2 और ये हो जाएगा बेस 2 और वापस हो जाएगा। इन दोनों ही रिएक्शन को देखने पे एक चीज क्लियर पता चलती है कि an acid becomes a base after losing one proton। ठीक है ना? कोई भी एसिड एक बेस में बदल जाता है जब वो एक प्रोटॉन लूज कर देता है, दे देता है। सिमिलरली a base becomes an acid after accepting a proton। तो एसिड बेस का ऐसा पेयर, देयरफॉर पेयर ऑफ एसिड बेस differing by 1H plus are called conjugate acid base। conjugate acid base पेयर। तो यहां आप देखो कि HCl किस बेस में बदला, Cl माइनस में। H2O बेस है, किस में बदला, H3O प्लस में। NH3 कन्वर्ट होके चला गया NH4 प्लस में, H2O कन्वर्ट होके चला गया OH माइनस में। तो इससे हमको पता चलता है कि HCl एंड Cl माइनस NH3, सॉरी, एसिड वाले पार्ट को पहले लिखेंगे, है ना, एसिड एंड बेस, NH4 प्लस एंड NH3, H3O प्लस and H2O, H2O and OH minus are examples of conjugate acid base pair। किसी को दिक्कत है इसमें? स्क्रीनशॉट ले लें। मैं आपको थोड़ा और इजी करता हूं चीजों को। कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट बेस कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? कभी कभी एक नंबर का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है, नॉट, अभी आप MSc फाइनल में है, यानी यू आर एलिजिबल फॉर नेट सेट एग्जामिनेशन, और उनमें इससे रिलेटेड एक आध क्वेश्चन अक्सर आता है कि व्हाट इज द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ दिस कंपाउंड और व्हाट इज द कॉन्जुगेट बेस ऑफ दिस कंपाउंड। ठीक है, तो वो आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, इस हिस्से को यहीं रहने देते हैं। हम डिफाइन कैसे करेंगे एक कॉन्जुगेट एसिड को?
So conjugate acid the acid formed by accepting a H plus ion, H plus or proton by a base। तो ऐसा एसिड जो बेस द्वारा एक प्रोटॉन स्वीकार करने से बनता है, दैट इज द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ दैट बेस। तो इसका फॉर्मूला क्या हो सकता है? अगर आपको किसी चीज का कॉन्जुगेट एसिड निकालना है तो आप क्या लेंगे? दैट मॉलिक्यूल और आयन, जो भी आपको मॉलिक्यूल और आयन दिया हुआ है, उसमें आपको सिर्फ एक H प्लस ऐड करना है। रिमेंबर, सिर्फ एक ही ऐड करना है, दो ऐड नहीं करना है। ठीक ऐसे ही कॉन्जुगेट बेस क्या है? द बेस formed by losing one H plus or proton by an acid। एक एसिड द्वारा एक प्रोटॉन या H प्लस को त्यागने से बना बेस उस एसिड का कॉन्जुगेट बेस होता है। सो अगर आपको किसी चीज का कॉन्जुगेट बेस निकालना है तो आप उस मॉलिक्यूल या आयन को लेकर उसमें से एक H प्लस निकाल देंगे, एक H प्लस निकालेंगे। एक से ना कम निकालना है ना ज्यादा। तो मैं कुछ एग्जांपल्स दे देता हूं आपको। सपोज करो आपको एक क्वेश्चन आता है, डिटरमाइन कॉन्जुगेट बेस ऑफ अमोनिया। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? आप अमोनिया लेंगे, आपको कॉन्जुगेट बेस निकालना है। बेस निकालने के लिए एक H को बाहर निकालेंगे, तो माइनस H प्लस। तो जब एक H कम हो जाएगा तो ये हो जाएगा NH2, लेकिन हमने एक प्लस भी बाहर निकाला है तो बैलेंस करने के लिए यहां एक माइनस लग जाएगा। ठीक है, कितने का नहीं? 500 ज्यादा दे रहे नहीं, वो तो 1200 का एक बोल रहा है। तो मैं बोला हूँ 1000 में बोल रहा हूँ। कलर में है ये ब्लैक, देख लो अच्छा है, उसे बोला नहीं तुमको पहले। और 11 नहीं, मैं वो 1200 बोला, मैं बोला अगर 1000 में बोलो तो बोला नहीं ये 1200 का बोला नहीं है। तो मार्केट में वैसे भी मिल जाता है 400-450 रुपये, तो मिल जाता है 1000 बोलना। हाँ तुम्हें दे रहा हो तो ठीक है, नहीं तो ठीक है। ऐसे ही अगर हमको बोला जाता कि डिटरमाइन कॉन्जुगेट एसिड ऑफ NH3, तो इस बार हम NH3 मॉलिक्यूल में एक H प्लस को ऐड कर देते, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन बढ़ के हो गया 3 और 1 4, और एक प्लस चार्ज लग जाएगा। ठीक है, ये जनरलाइज हो गया। अब मैंने यहां पे जो चीज कही है उसी को मैं और बता रहा हूं। देयर आर फ्यू सब्सटेंसेस, आपने दोनों रिएक्शन जो शुरू में दिखाए थे मैंने,
उनसे एक बात आपको पता चली होगी कि वाटर एसिड जैसा भी बिहेव कर रहा है और बेस जैसा भी। तो सिर्फ वाटर ही नहीं, देयर आर फ्यू मोर आयंस एंड मॉलिक्यूल्स which can behave like acids and bases. They are called amphoteric. सो इसी में हमको पता चलता है कि एम्फोटेरिक क्या होते हैं? दोज मॉलिक्यूल्स और आयंस which can behave like acid and base. एसिड एज वेल एज बेस करेंगे तो ज्यादा बेहतर सेंटेंस बनेगा। एसिड्स एज वेल एज bases are called amphoteric. लाइक H2O एक बढ़िया एग्जाम्पल है, NH3 अच्छा एग्जाम्पल है, HSO4 माइनस, H2PO3 माइनस, PO4 माइनस, HPO4 -2 एटसेट्रा। अब मैं यहां आपको ये दो आयंस के बारे में बताऊंगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ना, फिर दिक्कत होगी। इसके बाद अगर आप H2SO4 को देखें तो इन जनरल हम क्या करते हैं, जैसे ही पानी में इसको डिसॉल्व करते हैं हम ऐसा लिख देते हैं 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस। पर ये ठीक नहीं है। एक्चुअल में कोई भी आयन या मॉलिक्यूल एक बार में सिर्फ एक प्रोटॉन का ही ट्रांसफर कर सकता है, ले या दे सकता है। तो एक्चुअल में ये रिएक्शन कैसे हुआ है? H2SO4 पहले वाटर मॉलिक्यूल के साथ मिलता है और उसको प्रोटॉन देता है, तो बनता है एसिड 1 बेस 1, और ये बन जाएगा HSO4 माइनस प्लस H3O प्लस। रिवर्स में ये प्रोटॉन ले भी सकता है, सो ये हो जाएगा एसिड 2 बेस 2। पर HSO4 माइनस अभी भी स्ट्रॉन्ग एसिड के जैसा होता है, इसलिए वो अनदर वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है और इसको एक और प्रोटॉन देता है। नाउ इट इज एसिड 3 बेस 3, और अब ये बदलता है SO4 2 माइनस प्लस H3O प्लस। सो अब वापस में देखें तो ये हो गया आपका एसिड 4 बेस 4। यहां एक बात नोटिस कीजिए कि फर्स्ट रिएक्शन में जो HSO4 माइनस कॉन्जुगेट बेस है, सेकेंड रिएक्शन में वही HSO4 माइनस एसिड की तरह व्यवहार कर रहा है। सो HSO4 माइनस एसिड के जैसा भी बिहेव कर सकता है, बेस के जैसा भी। दैट इज वाई इसको हम कहेंगे कॉन्जुगेट एसिड बेस। अब यहां पे कुछ ट्विस्ट है। सपोज कीजिए कि मैं आपको दे रहा हूं H3PO3, तो H3PO3 कितने H प्लस डोनेट कर सकता है टोटल? माइक ऑन कर सकते हैं आप। मेरी आवाज आ रही ना?
तो आप माइक ऑन करके मेरे को बताइए कि H3PO3 कितने प्रोटॉन डोनेट कर सकता है, टोटल नंबर बताइए। जैसे H2SO4 टोटल 2 प्रोटॉन दे सकता है, वैसे ही पीओ कितने प्रोटॉन दे सकता है बताएं। 2 दे सकता है, किसी और को कुछ? तो आपने ये किस बेस पे कहा कि 2 प्रोटॉन दे सकता है? ऐसा कुछ सोच के कहा होगा। एक देगा। अच्छा, H3PO4 कितना देगा? H3PO4 कर देता हूं चलो। सॉरी, यहां 3 है ना। H3PO4, इससे कुछ फर्क पड़ेगा? हम्म। तो इसका मतलब ये है कि अभी भी चीजें आप फार्मूला देख के पता लगा रहे हैं, है ना। और फार्मूला देख के भी आप पता जो लगा रहे हैं वो एक तरह से तुक्का मार रहे हैं कि चलो ठीक है, करेक्ट हो जाएगा। दोनों ही जवाब गलत है, ठीक है। यहां जवाब सही है, 2 देगा यहां। पर रीजन किसी ने नहीं बताया कि क्यों 2 देगा। भाई H2SO4 2 देगा क्योंकि उसके पास 2 हाइड्रोजन दिख रहा है हमको। H3PO4 में तो 3 हाइड्रोजन दिख रहा है। फिर ये 2 प्रोटॉन क्यों देगा या एक क्यों देगा? H3PO4 में हमको 3 हाइड्रोजन दिख रहा है, फिर ये 2 देगा, एक देगा, 3 देगा, कितना देगा? यहां पर एक और चीज प्ले में आती है, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल। ठीक है ना। तो इसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। 12th की बुक उठाइए, पी ब्लॉक में पढ़िए ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17 के ऑक्सो एसिड्स। वहां आपको स्ट्रक्चर्स थोड़ा सा मालूम चल जाएंगे। शायद समझ में आए, शायद ना आए, क्योंकि काफी पुरानी बात हो गई है। लेकिन अगर आ जाता है तो आप ये आराम से बता पाएंगे कि इस तरह के इनऑर्गेनिक एसिड्स, ये सब इनऑर्गेनिक मिनरल एसिड्स हैं, ये कब कितना प्रोटॉन डोनेट करेंगे। क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डोनेटेड बाय एन एसिड इज कॉल्ड इट्स बेसिसिटी। अगला टॉपिक आपका वही होने वाला है।